रुकता है न झुकता है, पर इतिहास लिखता है। इतिहास गवाह है, हमने ज्ञान को पूजा है, उसे सहेजा है, कभी ऋषियों की आवाज बनकर तो कभी पत्थरों पर लिखी इबारत बनकर। पर इस सफर में आग भी थी और षड्यंत्र भी। आज की ये कहानी सिर्फ शिक्षा की नहीं, भारत के स्वाभिमान की है। सुनिए रात के नीचे दबे उस ज्ञान की दास्तान। पुत्रों, याद रखो, असली ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारी सुनने की शक्ति में है। जो एकाग्र होकर सुनता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। गुरुदेव, क्या सुनकर हम सब कुछ याद रख सकते हैं? हाँ, इसे श्रुति परंपरा कहते हैं। जब तुम गुरु के मुख से शब्द सुनते हो तो वे सीधे तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। यही ज्ञान प्राप्ति का पहला सोपान है। गुरुदेव, आप कहते हैं कि ज्ञान सुनने से मिलता है, पर अगर मैं भूल गया तो क्या इसे कहीं पत्थर पर लिख लेना बेहतर नहीं होगा? पुत्र, पत्थर पर लिखा ज्ञान केवल पत्थर पर रह जाता है, पर जो मस्तिष्क में अंकित हो जाए वो तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता है। भूलना उसे ही कहते हैं जिसे तुमने मन से ना सुना हो। एकाग्रता ही तुम्हारी कलम है और स्मृति तुम्हारा पढ़ना। गुरुजी, ये देखिए, जंगल में मुझे ये पत्तियां मिली। क्या ये केवल घास फूस है या इनका कोई उपयोग भी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये औषधीय विज्ञान है। भद्र, इसे समझा। आर्य, ये नीम का पत्ता है। अगर इसे पीसकर घाव पर लगाओगे तो जहर मर जाएगा और चोट जल्दी ठीक होगी। ओ, इसका मतलब जड़ी बूटी बनाना भी एक कला है। बिल्कुल, प्रकृति की हर चीज में एक शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। गुरुजी, क्या इन जड़ी बूटियों का ज्ञान केवल बीमारों के लिए है? जो स्वस्थ हैं उनके लिए शिक्षा क्या है? स्वस्थ रहना भी एक विद्या है आर्य। आयुर्वेद केवल रोग मिटाना नहीं, बल्कि रोगी ना होने की कला सिखाता है। जो भोजन तुम खाते हो वही तुम्हारी पहली औषधि है। क्या तुम जानते हो कि रसोई घर ही पहला गुरुकुल है? रसोई घर? पर वहां तो केवल खाना पकता है। वहां स्वाद के साथ स्वास्थ्य पकता है। हल्दी, अदरक और काली मिर्च ये केवल मसाले नहीं, जीवन रक्षक है। गुरुदेव, क्या केवल जड़ी बूटी और मंत्रों से काम चलेगा? हमें अपनी रक्षा करना कब सिखाएंगे? शस्त्र उठाओ। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक तुम्हारे पास उसकी रक्षा करने का कौशल ना हो। सावधान, शस्त्र चलाने का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि अनुशासन है। तलवार वही सही चला सकता है जिसका मन शांत हो। आज तुमने सीखा, मंत्रों से मन की शुद्धि, जड़ी बूटी से तन की शुद्धि और शस्त्रों से धन की रक्षा। जी जी गुरुदेव। स्मृति की सीमाओं को तोड़ ऋषियों ने नया इतिहास रचा। जो गूंज रहा था शून्य में, उसे पत्तों की छाती पर लिखा। न स्याही की चिंता थी, न मिट जाने का कोई डर। उकेरा गया हर एक अक्षर तपस्या का फल बनकर। आओ देखें उस युगांतर को जब शब्द अमर होने लगे। तार पत्रों की शैया पर भारत के वेद जागने लगे। गुरुदेव, हजारों सालों से हमने सुनकर ही सब याद रखा है, फिर आज इन पत्तों को घाव देने की क्या आवश्यकता है? पुत्र, समय बदल रहा है। ज्ञान का सागर इतना विशाल हो गया है कि इसे केवल याददाश्त के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसे स्थायी बनाना होगा। गुरुदेव, मैंने लिख तो दिया और कुछ दिख नहीं रहा। ये तो केवल खरोंचे लगे हुए हैं। अब इस पर काजल और तेल का मिश्रण करो। अद्भुत गुरुदेव, जो मैंने खोजा था वो काला होकर चमकने लगा है। ये तो जादू जैसा है। यही विद्या है। जब मेहनत के निशानों में अनुभव की स्याही भरती है तभी ज्ञान स्पष्ट होता है। गुरुदेव, ये हजारों पत्ते तो बिखर जाएंगे, इन्हें संभालेंगे कैसे? इनके मध्य में छेद करो
और इन्हें एक सूत धागे में पिरो दो। ऊपर और नीचे लकड़ी के दो फट्टे लगाकर इन्हें कस दो। इसे ही ग्रंथ कहते हैं, जिसे बांधा गया है। तक्षशिला की माटी ने विद्वानों का सत्कार किया। चारों वेदों की ऋचाओं का यहाँ पावन विस्तार किया। नालंदा के आंगन में फिर धर्मगंज मुस्काया था। 9 मंजिला उस धाम में सारा ब्रह्मांड समाया था। रत्नोदधि की कितना अद्भुत है ये स्थान। यहाँ ऋग्वेद की वो प्राचीनतम पांडुलिपि भी सुरक्षित है, जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले उकेरा था। पुत्र, तक्षशिला और नालंदा केवल विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारत की स्मृति है। यहाँ हमने वेदों, पुराणों, आयुर्वेद और धनुर्वेद को इसलिए संग्रहित किया है ताकि संसार का कोई भी कोना अंधकार में न रहे। जी गुरुदेव, चीन, तिब्बत और यूनान से लोग यहाँ केवल इसलिए आते ताकि वे हमारे पवित्र वेदों का अध्ययन कर सके और प्रतिनिधि अपने देश ले जा सके। यही इन पुस्तकालयों का काम है। ज्ञान को केवल बटोरना नहीं, बल्कि उसे पूरी दुनिया के लिए अक्षय बनाना है पुत्र। पर जिसे संजोया सदियों ने उस पर ग्रहण गहराया था, एक क्रूर अज्ञानी ने अपना खंजर वहां उठाया था। खिंजी की नकल ने उन वेदों पर प्रहार किया। संस्कृति की उस मंदिर का बेअदबी से संहार किया। सैनिकों, इन पन्नों को मिट्टी में मिला जला दो इन वेदों को। रुको सुल्तान, जिस आग को तुम अपनी विजय समझ रहे हो वो आने वाली पीढ़ियों का अंधकार है। इन पन्नों में वो जीवन दान है जिसने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तो चले जाने दो। मुझे उस इल्म से नफरत है जो मेरी समझ से बाहर है। मुझे दुनिया का भविष्य नहीं, अपनी फतह देखनी है। अगर मेरी तलवार इन पन्नों के आगे झुक गई तो मेरा वजूद क्या रहेगा? आग लगा दो। मैं चाहता हूं कि इतिहास में नालंदा का नाम नहीं, बल्कि मेरी लगाई आग का धुआं याद रखा जाए। सिपाही, एक भी पन्ना साबुत न बचे। उस ज्वाला से और धरती भी थर्राई थी जब ज्ञान के पावन मंदिर पर कयामत की रात आई थी। 3 माह तक काल ने देखा पन्नों का वो जलना, ऋषियों के उस स्वर्ण हृदय का कोयला बनकर ढलना। धुएं के काले बादलों ने सूरज को ढक डाला था, जैसे जलता हुआ कोई मानवता का उजाला था। नालंदा की आग तो बुझी, पर ग्रहण अभी भी बाकी था। भारत के ज्ञान की जड़ों को काटना अभी भी बाकी था। मैकाले के एक कागज ने गुरुकुलों का मान हो लिया। हमारी अपनी ही भाषा को हमने अनजान कर लिया। हमें एक ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो दिखने में तो भारतीय हो, पर खून और रंग के अलावा उनकी सोच, उनकी पसंद और उनकी बुद्धि पूरी तरह ब्रिटिश हो। विद्वान नहीं, हमें क्लर्क चाहिए जो हमारी हुकूमत की सेवा कर सके। पर सर, भारत के गांव में गुरुकुल है, वहां तो संस्कार और कौशल सिखाया जाता है। बेकार है वो सब। संस्कृत और अरबी मृत भाषाएं हैं। इन गुरुकुलों को पिछड़ा घोषित कर दो। आज से शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। जो अंग्रेजी नहीं जानता वो शिक्षित नहीं कहलाएगा।
मैकाले की जंजीरें टूटी, जागा आप स्वाभिमान था। अपना सूरज, अपनी धरती, अपना ही आसमान था। खड़े हुए संस्थान में इस देश के उद्धार के। मैकाले चाहता था कि हम सिर्फ हुक्म बजाएं, पर देखो आज हम खड़गपुर और मुंबई में भारत के आत्मनिर्भर कल का नक्शा बना रहे हैं। अब हमारे अपने बांध और अपनी मशीनें होंगी। सिर्फ नौकरी ही क्यों, अब हम IIM में भारत का अपना व्यापार और मैनेजमेंट सीखेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि व्यापार कैसे किया जाता है। और देखो अब हमें इलाज के लिए 7 समंदर पार नहीं देखना होगा। एम्स जैसे संस्थानों से अब ऐसे डॉक्टर निकलेंगे जो गांव-गांव तक सेहत की रोशनी पहुंचाएंगे। अब हम आविष्कारक हैं। याद रखना, तकनीक बढ़ेगी तो चुनौतियां भी आएंगी। क्या तुम तैयार हो? हम हर मुश्किल के लिए तैयार हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में सबकी बड़ी खबर कमाल में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना। 24 घंटों में सामने आए 7,635 नए मामले। देश में 24 घंटों में हुई 11 लोगों की मौत। 61,000 के पार पहुंचे एक्टिव मामलों की संख्या। दौड़ रही थी दुनिया में कि अचानक ब्रेक लग गया। कोविड के सन्नाटे से हर कोई सह नहीं सका। स्कूल की घंटी मौन और सड़कों पर पहरा था। शिक्षा के इतिहास में ये संकट बहुत गहरा था, पर कलम कहाँ रुकने वाली। गुड मॉर्निंग क्लास। राहुल, अपना वीडियो ऑन करो, कल का होमवर्क दिखाओ। मैम वो नेटवर्क बहुत गंदा है मैम। वीडियो ऑन करूंगा तो आपकी आवाज कचरे जैसी आने लगेगी। ये बहाना पुराना हो गया राहुल। अच्छा, 5 बहाना सुना। आपकी आवाज कट रही है। मैम आप फ्रीज हो गए हो। अरे वो राहुल तब से फोन हाथ में लिए बैठा है, नहाएगा कब? और ये रसोई से अचार की बनी हुई कहाँ गायब थी? मम्मी धीरे बोलो, क्लास चल रही है, मैम सुन लेंगी। सुनने दे मैम को भी, उन्हें भी पता चले कि उनका होनहार छात्र क्लास में वीडियो बंद करके सांप सीढ़ी खेल रहा है। चले गए यहाँ से। अरे मम्मी, क्लास की इज्जत का कचरा मत करो, मैम देख रही हैं। राहुल, हम सब देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, बेटा प्रैक्टिकल तो घर पर ही होगा। हार मत मानो, ये मुश्किलें हम मुश्किलों से लड़कर देखो, हम डिजिटल युग में आ गए। मेघालय के उस जान को काट हम दुनिया पर छा गए। दोस्तों, याद है वो समय जब हम भारी रास्ते होते थे? आज देखो मेरी पूरी लाइब्रेरी इस एक क्लिक में समाई है। कमाल है, मैंने अभी वर्चुअल रियलिटी में प्राचीन नालंदा का भ्रमण किया। वही भव्य पुस्तकालय, वही आचार्य, तकनीक ने हमारे इतिहास को जीवित कर दिया है। और जानते हो, आज मैं अपनी क्लास में कोडिंग के जरिए एक ऐसा ऐप बना रही हूँ जो दुनिया भर के किसानों को आयुर्वेद के नुस्खे सिखाएगा। मैकाले ने हमें नौकर बनाना चाहा था, पर हम तो क्रिएटर बन गए। यही है भारत की असली ताकत। हमारे पास उपनिषदों का अनुभव भी है और सुपर कंप्यूटर का वेग भी है। अब हम लड़ते नहीं, हम समझते हैं और आविष्कार करते हैं। हम हैं